सो हेलो नमस्ते वणक्कम होला मरहबा अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। की हाल चाल गाइस। दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले यार आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड यू गाइस आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम एट योर प्लेसेस। आई रियली विश यू पीपल एंड योर फैमिली मेंबर्स द पिंक ऑफ योर हेल्थ। तो जैसा कि यार आप लोगों को पता है कि पिछले ही लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विद अ वेरी न्यू चैप्टर फ्रॉम योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। पहला चैप्टर चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इस चैप्टर का एक लेक्चर हम कर चुके हैं, है ना। सो जस्ट टू गिव यू अ क्विक रीकैप, पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बात करना अबाउट डिमोलिशन ऑफ द फोर्ट ऑफ बेसील 14 जुलाई 1789, जिसको कहा गया द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है 14 जुलाई 14 जुलाई 1789। अब इससे पहले की स्टोरी हमने समझी थी कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, राजा और प्रजा के बीच में क्यों नहीं बन रही थी। वो सब हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे। उसको समझने के लिए हमने फ्रांस के पॉलिटिकल सेटअप को समझा था कि राजा की क्या प्रॉब्लम थी, लुई 16, और रानी के क्या इश्यूज थे, मैरी एंटनी, है ना। जहां पर मैंने आपसे कहा था, इफ यू आर गाइडेड बाय टू ब्लाइंड पीपल यू विल बी डिस्ट्रॉयड। आप एक ऐसी नाव पर सवार हैं जहां पर जिसको दो अंधे चला रहे हैं तो डूबना निश्चित है। दो अंधे मतलब लुई 16 एंड मैरी एंटनी द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। उसके बाद हमने फ्रांस की सोसाइटी के बारे में बात की थी, जहां पर हमने ये समझा था कि फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री एस्टेट्स, तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, प्रीस्टली क्लास। सेकंड एस्टेट नोबल्स, अपर क्लास पीपल। और थर्ड एस्टेट में दो तरह के लोग थे। पहला मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, टीचर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है ना, जो पढ़े लिखे थे, अपने राइट्स के बारे में जानते थे और थोड़ा बहुत पैसा भी था। और थर्ड एस्टेट में दूसरे तरह के लोग कौन थे, लोअर क्लास पीपल, पुअर पीपल, फार्मर्स, आर्टिसंस, लेबरर्स, बेगर्स, लैंडलेस फार्मर्स, ये सब इसमें आते थे। और हमने ये समझा था वाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सेटअप ऑफ फ्रांस, हमने बात की थी उनकी करप्ट टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। हमने कहा था 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन देवर फार्मर्स, बट 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज ओन्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट पीपल। जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम था उसका पूरा भार किस पर था, द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट। The members of first estate, second estate, they were exempted from paying any tax. उनको कोई टैक्स देना ही नहीं था। They were enjoying privileges based on birth. समझ रहे हो ना। थर्ड एस्टेट को सारे टैक्सेस देने थे। टैक्सेस दो तरह के थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या थे, टाइथ, टेल। इनडायरेक्ट का मतलब टैक्सेस विच वर पेड ऑन द यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नमक पर टैक्स था, टबैको पर टैक्स था, वाइन पर टैक्स था, ये सब क्या थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। इसके बाद हमने बात की कि क्योंकि रॉयल ट्रेजरी वॉज गेटिंग एम्प्टी, राजा ने कहा टैक्सेस बढ़ा दो, बढ़ा देंगे। टैक्सेस बढ़ाने के लिए क्या किया, दे कॉल्ड द मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल। कब, 5 मई 1789। एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। कितने मेंबर्स थे, फर्स्ट एस्टेट के 300 मेंबर्स, सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स, थर्ड एस्टेट की मेंबरशिप को डबल कर दिया था, 600। लेकिन राजा ने गेम क्या खेला, राजा ने कहा डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स एंड वोटिंग विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच एस्टेट वन वोट। जबकि लोगों ने कहा ईच मेंबर शुड हैव वन वोट। राजा और लोगों के बीच में टसल थी। अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन टेनिस कोर्ट ओथ 20th of June 1789 अंडर द लीडरशिप ऑफ अबेसियस एंड मिराबो। और थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने क्या डिक्लेयर किया, अपने आप को एज नेशनल असेंबली, एंड दे टुक एन ओथ, दे promised themselves to draft a constitution for France to limit the powers of monarch। अल्टीमेटली राजा ने विरोध किया,
ही सेंट हिज आर्मी इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। लोगों ने अपनी आर्मी बनाई, पीपल्स मिलिशिया। दोनों में भिड़ंत हुई। 14 जुलाई 1789, डिमोलिशन ऑफ द फोर्ट ऑफ बेसील, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ये सब याद है आपको? ठीक है ना? तो ये बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, सो आई सजेस्ट यू कि आप पहले इस चैप्टर का पहला लेक्चर देखिए। ठीक है ना? आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और एज यू गाइस कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक सेकंड देखिएगा। हाँ, तो आज हम लोग इस लेक्चर में इसी नेशनल असेंबली के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था। बहुत बड़ी बात थी। एक ऐसा, मुझे कहना चाहिए कंट्री नहीं, फ्रांस वॉज नॉट अ कंट्री एट दैट टाइम, एम्पायर था, किंगडम था। आप राजा को विरोध करते हुए पहली बार फ्रांस के इतिहास में एक संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो कैसा रहा संविधान, क्या अच्छाइयां थी, क्या कमियां थी, वो सब बात करेंगे। विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। और यहीं पर हम फ्रांस को कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। आप एक ट्रांजिशन देखेंगे, बदलाव, फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्क टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एक खास बात देखिए, मोनार्क है यहां पर, राजा अभी भी है मोनार्क, लेकिन पहले राजा कैसा था, एब्सोल्यूट, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल। सब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद मोनार्की से भी लोग परेशान हो जाएंगे और आगे चलकर फ्रांस एक रिपब्लिक बनेगा, गणतंत्र बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंड यहां पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलवाऊंगा इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, मैक्समिलियन रॉबस्पियर, जहां पर हम रेन ऑफ टेरर के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बॉयज एंड गर्ल्स, हम यहां पर डायरेक्टरी और एक अमेजिंग कैरेक्टर से आपको मैं यहां इस फोर्थ टॉपिक में मिलवाने वाला हूं। सो प्लीज वेट फॉर दैट मोमेंट। शुरुआत करते हैं पहले आज के इस लेक्चर से, और द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। सो हाउ फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। देखिए, तो 1789 में द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एज नेशनल असेंबली। कहानी समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब संविधान बनाने के लिए कह तो दिया, इतना आसान थोड़ा ही है यार। आज बड़ा आसान होता है ना। देखो, कभी भी प्रॉमिस करना ना बहुत सबसे आसान काम है दुनिया में, प्रॉमिस करना, रेजोल्यूशन लेना। लोग तरह तरह के न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, आपने भी लिए होंगे, मैंने भी बहुत लिए हैं। समझने वाली बात यह है कि इन रेजोल्यूशंस में से कितने पूरे हो पाते हैं। सबसे आसान काम है प्रॉमिस करना, रेजोल्यूशन बनाना, है ना, शपथ लेना। उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल है। रोज रात को कम से कम मैं अपनी बात तो कर सकता हूं, और शायद आप मेरी बात से रिलेट करेंगे। मैं सोचकर सोता हूं कि बस कल से तो बहुत हो गया यार, कल सुबह से 5 बजे उठूंगा और मैं 2-4 किलोमीटर दौड़ लगा के आऊंगा। और ये आज से नहीं सोच रहा हूं, कम से कम कई सालों से ये मैं सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस। बस वो बहुत आलस हो गया यार जीवन में, बहुत लेथार्जिक लाइफ हो गई, बहुत एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। आई विल नॉट बी अ काउच पोटेटो एनी मोर। मैं नहीं पड़ा रहूंगा कल से। बिल्कुल मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने मोबाइल फोन में सुबह 5 बजे का अलार्म लगाऊंगा, और 5 बजे खड़ा होकर एकदम तैयार वैयार होकर मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा, रनिंग के लिए जाऊंगा। प्रॉब्लम यहां नहीं है, ये तो सबसे आसान काम है, अलार्म लगाना भी बहुत आसान काम है। अब देखिए होगा क्या, इस दिमाग को समझिएगा। सुबह 5 बजे या 6 बजे, जो भी आपने सोचा, अलार्म बोलेगा, अलार्म बजेगा। आपका दिमाग कभी आपसे ये कहेगा ही नहीं कि नहीं उठना नहीं है, नहीं। यही तो इसकी खास बात है सर। दिमाग कभी ये कहता ही नहीं है कि ये काम नहीं करना है। दिमाग आपसे क्या कहेगा, बस 5 मिनट, पांच, हाँ, 5 मिनट में कुछ होता है, बड़ा दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, पापा। तो आप भी सोचोगे कि ठीक बात है यार, अभी 6 बजे हैं, 6 बज के 5 मिनट पे उठ जाऊंगा तो कौन सा दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई बात नहीं। और जैसे ही आपने अलार्म बंद किया, स्नूज पे डाला, बस अगली बार जब आपकी आंख खुलेगी तो आप देखेंगे सीधा 8 बज रहे होंगे या 9 बज रहे होंगे।
बस गया आपका, आपके जो प्रॉमिस था, आपका जो रेजोल्यूशन था, वो गया पानी में। अभी अभी देखिएगा, यहां पर बात खत्म नहीं होगी। अब पूरा दिन यही दिमाग तुमको जलील करेगा, अंदर ही अंदर तुम्हें गिल्टी महसूस कराएगा। ये नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं यार, कल से कर लेना, इसमें इतनी हार मानने वाली क्या बात है, एक दिन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, कल से कर लेना। नहीं, यही दिमाग आपको पूरा दिन जलील करेगा कि अरे बड़का 5 बजे उठने वाले देख लिया, तो तुम उठ ही नहीं पाए सुबह सुबह, तुमसे हुआ ही नहीं। अब आपको पता नहीं क्यों अंदर से पूरा दिन भारी भारी फील होगा कि यार बताओ, मैं साला सुबह 5 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, पढ़ाई क्या खाक करूंगा। सबसे आसान काम है प्रोमिसेस करना, रेजोल्यूशन लेना। वही यहां पे हुआ था। नेशनल असेंबली तो बना दी, मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, बड़ा आसान था कहना कि वी विल ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। ऐसी बात नहीं है, किया भी। 1791 में नेशनल असेंबली प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया 1791 में। लेकिन ठीक है ना यार, अब इसमें कुछ अच्छाइयां थी तो बहुत कमियां भी थी, और बहुत कमियां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी। ठीक है ना। लेकिन एक बार ध्यान से देखिएगा, अभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि हमको राजा हटाना है, नहीं। नेशनल असेंबली ने क्या कहा? वी विल ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। क्यों? टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। राजा की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए, राजा पर लगाम कसने के लिए। ये जो राजा है अपनी मनमानी करता है, डेस्पोटिक है, डेस्पोटिक, है ना। इसके लिए हमें इसकी शक्तियों पर लगाम लगानी है। ये जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है राजा का, इस पे लगाम लगानी है। ये किसी ने नहीं कहा कि राजा ही हटाना है, डेमोक्रेसी लेकर आनी है, नहीं। दैट वॉज नॉट द आइडिया। द आइडिया वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ monarch। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट वॉज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस, तो आपको सीधा कहना है टू लिमिट द पावर्स ऑफ monarch। अब एक बार स्ट्रक्चर समझिएगा। ये यहाँ पे आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट की तरह देख रहे होंगे, और ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, कहीं बाहर से नहीं है। एनसीईआरटी अगर आपके पास है इस वक्त, आप देख सकते हैं खोल के। इसी एनसीईआरटी में ही फ्लो चार्ट दिया गया है। अब देखो क्या संरचना रखी गई, स्ट्रक्चर कैसा रखा गया। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस पोस्ट 1791 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली का यह कहना था कि पहली बात तो हम सिटीजन्स को दो पार्ट में बांटेंगे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। देख रहे हो, देखो जरा ध्यान से, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। अब टोटल पॉपुलेशन है 28 मिलियन, उसको दो भागों में बांट दिया। किस बेस पर, किस बेस पर तय करेंगे आप? तो पहले तो ये कहा कि मेन, महिलाओं को तो अलग कर दीजिए, ओनली मेन, जो पुरुष हैं उनकी बात कर रही है। द मेन जो प्रॉपर्टीड हैं, प्रॉपर्टीड मैन। ऐसे ये लैंडलेस फार्मर्स की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर्टीड मैन। ठीक है ना। वोटिंग राइट्स वर गिवन टू प्रॉपर्टीड मैन, जो टैक्स भर सकते हैं। महिलाओं को तो अलग कर दिया पहले। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार दिया गया, देवर एंटाइटल्ड टू वोट। 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन ऐसे लोग थे जिनको एक्टिव सिटीजन माना गया और उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। बाकी सभी लोगों को क्या कहा गया? पैसिव सिटीजन। बाकी सभी लोगों को कहा गया पैसिव सिटीजन, पैसिव। और आपके पास वोटिंग के अधिकार नहीं है, नो वोटिंग राइट्स। ठीक है। अब ये जो एक्टिव सिटीजन है, लगभग 4 मिलियन, 4 मिलियन का मतलब है लगभग 40 लाख, ये इलेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। इलेक्टर्स कितने हैं? 50,000। यानी कि इन 40 लाख लोगों में से लगभग 50,000 इलेक्टर्स चुने जाएंगे। और ये जो इलेक्टर्स हैं, ये इलेक्टर्स
नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर विल बी इलेक्टेड, पार्लियामेंट विल बी इलेक्टेड। कल अगर आपको याद हो, कल के लेक्चर में ही मैंने आपसे कुछ फ्रेंच फिलोसफर्स की बात की थी, दार्शनिक की बात की थी। वहां पर जॉन लॉक थे, जीन जैक रूसो थे, मॉन्टेस्क थे। मॉन्टेस्क की एक थियोरी थी जहां पे उन्होंने पावर शेयरिंग की बात की थी, स्पिरिट ऑफ द लॉज, पावर शेयरिंग की बात की। उन्होंने कहा था कि पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। एक आदमी के हाथ में सारी पावर मत दो, पावर को डिवाइड कर दो, शेयर करो। तीन पार्ट्स उन्होंने कहे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देख रहे हो? और मैंने आपसे कहा था ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये आज के समय मॉडर्न डेमोक्रेसीज का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फाउंडिंग प्रिंसिपल है। चाहे अमेरिका की बात कीजिए, चाहे इंडिया की बात कीजिए, दिस हैज बिकम फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग अमेरिका एंड इंडिया। कानून बनाने का जो अधिकार है वो लेजिस्लेचर को दिया गया है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर कोई उस कानून को ना माने तो सजा देने का जो प्रावधान है, टू पनिश और टू डिस्पेंस जस्टिस, ये काम जुडिशरी को दिया गया है, कोर्ट को दिया गया है। ठीक है ना? जुडिशरी। तो यहां पे भी आप देखेंगे तीन पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के जो 745 मेंबर्स हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं। किसने इलेक्ट किया इनको? 50,000 इलेक्टर्स ने। और इलेक्टर्स को किसने इलेक्ट किया? एक्टिव सिटीजन्स ने। सिंपल है ना? एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? किंग हिमसेल्फ। अब राजा तो इलेक्टेड नहीं हो सकता, है ना? राजा तो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन इस बार एक फर्क है। राजा तो है, किंग इज देयर, मोनार्क इज देयर, लेकिन अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, अपनी मन मर्जी का मालिक नहीं है। संविधान के हिसाब से उसको काम करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके मुताबिक उसको चलना होगा। ऑल्दो राजा को वीटो पावर दी गई। वीटो पावर का मतलब है एक तरह से स्पेशल पावर्स। कोई वॉर एंड पीस का मामला है, कोई फॉरेन पॉलिसी है, वहां पर राजा अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है। एक और चीज जिसको हमने कहा जुडिशरी, न्यायपालिका। जुडिशरी के जो जजेस हैं, दे वर ऑल्सो इलेक्टेड बाय दीज पीपल। अब यार ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। जजेस को क्यों इलेक्ट करना है? जज तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको लॉ का नॉलेज है, जिसको कानून का ज्ञान है, उसका एक्सपीरियंस है, जो निष्पक्ष होकर, अनबाइज्ड होकर जस्टिस कर सकता हो। अब जजेस को अगर आप इलेक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फ्लॉ था, ये बहुत बड़ी कमी थी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इससे भी बड़ी कमी क्या थी? आपने अपने ही सिटीजन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भैया आप आदमी हैं, हम आपको एक्टिव सिटीजन बना सकते हैं, आप महिला हैं, आपको वोटिंग का राइट नहीं देंगे। समझ रहे हो ना? एक्टिव सिटीजन बनने के लिए तीन बातें थी, ये ध्यान रखना। पहला, ऑल मेन, सिर्फ पुरुष, महिलाएं नहीं। दूसरा, मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, उससे कम नहीं। और तीसरा, प्रॉपर्टीड मैन, जिनके पास अपनी संपत्ति है, वो टैक्स भरते हैं। अगर ये तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरे करते हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिव सिटीजन, और आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। यू आर एंटाइटल्ड टू वोट, यू हैव बीन गिवन विद द राइट टू वोट। आपने अपने ही सिटीजन्स को जेंडर के आधार पे बांट दिया, आपने अपने ही सिटीजन्स को प्रॉपर्टी के आधार पे बांट दिया। ठीक है ना? ये भी कमी थी, ये भी अच्छी बात नहीं थी। लेकिन एक चेंज आप यहां पर देखेंगे, और वो चेंज ये है बेटा कि फ्रांस turned into a constitutional monarchy from absolute monarchy।
राजा जिसके पास असंख्य शक्तियां थी, नाउ ही हैज बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। लेकिन इस संविधान की एक खूबसूरत बात भी थी, और वो खूबसूरत बात क्या थी? राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो पहले नहीं थे। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। ऑल्दो यहां पर भी आप देखेंगे एक जेंडर बायस है, जेंडर बायस है। वो क्या कह रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, विमेन की बात नहीं हो रही है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। बहरहाल जेंडर बायस तो है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन अधिकारों की बात हो रही है जो पहले नहीं थी। कुछ ऐसे अधिकार जो मिलने चाहिए थे, पहले नहीं थे। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार था। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति का अधिकार, अपनी बात को रखने का अधिकार। ठीक है ना? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, कानूनन समानता, लीगल इक्वालिटी। ठीक है ना? और ये कहा गया कि इस तरह के जो अधिकार हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ये सभी अधिकार, ये सभी राइट्स नेचुरल हैं, इनएलियनेबल हैं। इनएलियनेबल, कोई ले नहीं सकता है आपसे, है ना? दे हैव बीन गिवन टू यू बाय बर्थ एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे। ये बहुत अच्छी बात थी। ठीक है ना? और ये हमारी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। इन अधिकारों का बचाव इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। चलिए, तो अब देखिए, अब ये कोई आम बात नहीं थी, इतना आसान नहीं था। राजा के लिए ये सब एक्सेप्ट करना इतनी आसान बात थोड़ी थी। एक ऐसा राजा जिसके पास पहले इतनी शक्तियां थी, मनमर्जी का मालिक था, आज आपने अचानक से एक संविधान बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और ये कह दिया कि भैया आज से तुम हमारी मर्जी के हिसाब से चलोगे, तो ये तो नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं तो ईगो को ठेस लगेगी, और लगी, बिल्कुल लगी। लुई सिक्सटींथ, लुई सिक्सटींथ ने ही अग्रीड फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ही साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने एक्सेप्ट किया, साइन कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं चुपचाप प्रशिया के साथ बातें चल रही थी। प्रशिया, प्रशिया वॉज द नेबरिंग स्टेट ऑफ फ्रांस, फ्रांस का पड़ोसी मुल्क था, पड़ोसी एम्पायर था प्रशिया। कि भैया बहुत अत्याचार हो रहा है, कुछ बचाओ हमको। चुपचाप, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद प्रशिया, चुपचाप कुछ प्लान कर रहा था। लेकिन इसकी भनक नेशनल असेंबली को लग गई। एंड ऑन April 1792, in April 1792, National Assembly declared war against Austria and Prussia. ये ऑस्ट्रिया और प्रशिया हेल्प करना चाह रहे थे लुई सिक्सटींथ की। देखो, प्रशिया से तो लुई सिक्सटींथ ने हेल्प मांगी थी, ऑस्ट्रिया क्यों हेल्प कर रहा था? ऑस्ट्रिया क्यों हेल्प कर रहा था? क्योंकि याद करिए मैंने क्या कहा था अबाउट मैरी एंटनी। मैरी एंटनी वॉज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। मैरी एंटनी का मायका था ऑस्ट्रिया, लुई सिक्सटींथ का ससुराल था। तो ससुराल वाले तो जमाई जी की हेल्प करेंगे ना भैया, कि जमाई जी को लोगों ने बंदी बना लिया है, ताकत वाकत सब चली, सब राइट्स, सारी अधिकार, सारी शक्तियां छिन गई हैं, अब कठपुतली बन गए हैं जमाई जी, तो हेल्प तो करनी पड़ेगी। तो प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया वर ट्राइंग टू हेल्प लुई सिक्सटींथ, जिसका पता नेशनल असेंबली को चल गया। एंड इन April 1792 नेशनल असेंबली ने क्या किया? डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। ये गलती थी, ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी। इतना भी जोश, तुमको जुम्मा जुम्मा जिम गए हुए 2 दिन हुए और तुम सोच रहे हो बड़का बॉडी बन गई है, उठा के पटक देंगे। नहीं भैया,
अभी 2 दिन पहले यू आर एट अ बेबी स्टेज। अभी तुम्हारा रेवोल्यूशन हुआ है, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और तुमने वॉर डिक्लेयर कर दिया। योर इकोनॉमी, योर एम्पायर, दे आर एट बेबी स्टेज। अभी उसको नर्चर करने की जरूरत है। अभी अभी नौकरी लगे हो, सेविंग्स करो, पैसा बचाओ। अब नौकरी लगी पहले महीने में iPhone 16 Pro Max, 50,000 रुपए कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपए का फोन ले लिए। बेवकूफी है। इट्स नथिंग बट एब्सोल्यूट इडियोसिटी। वॉर डिक्लेयर कर दिया, वो भी किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रियन प्रशिया, द ओल्ड बॉसेस ऑफ यूरोप। समझ रहे हो ना? और आर्मी तुम्हारे पास है नहीं। यू डोंट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, क्योंकि आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था, वो तुम्हारे पास है नहीं। यू डोंट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, यू डोंट हैव प्रॉपर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, यू डोंट हैव योर प्रॉपर हॉर्सेस, कैवलरी, तुम्हारा कुछ भी नहीं तुम्हारे पास यार। तो जो आम लोग थे ना, फार्मर्स, लेबरर्स, ये लोग जुड़ गए आर्मी के अंदर एज वॉलंटियर्स। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी, कि कोई बात नहीं, देश की बात है। दे ज्वाइन द आर्मी। और इसी वक्त एक एक गीत, एक गाना लिखा गया। अ सॉन्ग, अ पेट्रियाटिक सॉन्ग वाज देयर, देशभक्ति गीत, मर्साली। और ये वो गाना था जो, जैसे हिंदुस्तान में वंदे मातरम था ना, फ्रीडम फाइटर्स यूज टू सिंग वंदे मातरम, उनको देशभक्ति से भर देता था। यही मर्साली आगे चल के, रॉजेट ने लिखा था इसको, इट वाज कंपोज्ड बाय रॉजेट, और आगे चल के यही फ्रांस का नेशनल एंथम बना। ठीक है ना? सो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी टू फाइट इन द वॉर। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात तो यही है ना यार, कि ऑलरेडी यू आर इन ट्रबल, और आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो इकोनॉमिक लॉसेस तो और बढ़ गए। लेकिन महिलाओं ने कहा कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड्स, अपने फादर्स, ब्रदर्स, सन, उनको कहा कि आप जाइए वॉर में लड़िए, घर की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। इन योर एब्सेंस वी विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, ऑफ द हाउस होल्ड, ऑफ द अर्निंग। हम कमा कर लाएंगे और हम घर चलाएंगे। आप देखिए, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम women came out to be very active in social sphere of France. महिलाएं बाहर निकलने लगी। Women started earning their livelihood. Women started taking care of the livelihood. पैसा कमाने लगी, परिवार संभालना, बच्चों को संभालना। लेकिन कहीं ना कहीं लोग नाराज थे, दो वजहों से। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोटिंग राइट्स सिर्फ पुरुषों को दिए गए, और वो भी कौन से पुरुष, कौन से मेन? ओनली प्रॉपर्टीड मेन। तो जो अमीर तबका था, द अपर क्लास पीपल, द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दे वर गिवन देयर वोटिंग राइट्स। तो फ्रांस में ना जगह जगह पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे इस टाइम पर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्मिंग इन फ्रांस। अब लोग चर्चा तो करते ही है ना, चाय की थड़ी से लेकर पान के पंठिल तक, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, दुनिया का पूरा ज्ञान आपको एक चाय की दुकान पे मिल जाएगा। यकीन ना हो तो आज ही निकल जाना, घर के आजू बाजू में, आपके ट्यूशन के आजू बाजू में जो पान की दुकान होती है ना, पान का खोखा बोलते हैं, थड़ी बोलते हैं, चाय की टपरी बोलते हैं, उस टपरी पर दुनिया का सारा ज्ञान तुमको मिल जाएगा। तुम 15 मिनट बैठ जाओ बस वहां पर। ठीक है ना? वो लोग तुमको वहीं मिल जाएंगे, अखबार हाथ में खोले हुए, चाय हाथ में लिए हुए, कोई खैनी बना रहा है। भैया हमको लगता है राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कहा बोले राहुल गांधी? नहीं नहीं, वो बोल रहे थे कि कुछ आलू आलू का बात कर रहे थे। नहीं भैया, हमको लगता है अभी तो धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए। सब ज्ञान मिल जाएगा वहां पर। इसी तरह से पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड। दो क्लब्स बहुत फेमस हुए। पहला था जैकबिन। अब इस क्लब का नाम जैकबिन क्लब क्यों पड़ा? इस क्लब के जो मेंबर्स थे ना, वो अपनी मीटिंग करते थे इन द चर्च ऑफ सेंट जैकब।
पेरिस के अंदर द चर्च ऑफ सेंट जैकब, वहां पर ये अपनी मीटिंग करते थे। इस चक्कर में दिस क्लब केम आउट टू बी नोन एज जैकबिन। ठीक है ना। और दूसरा क्लब था जिरोंदिस्ट, क्योंकि उसके ज्यादातर मेंबर्स दे हेल फ्रॉम अ टाउन नोन एज जिरोंद। उसके ज्यादातर मेंबर्स जिरोंद गांव को बिलोंग करते थे, तो क्लब का नाम बोला जिरोंदिस्ट। तो जैकबिन्स एंड जिरोंदिस्ट, दीज टू वर क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब्स ऑफ फ्रांस। सबसे पॉपुलर हुआ जैकबिन क्लब। जैकबिन क्लब के ज्यादातर मेंबर्स दे बिलोंग टू लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, लेस प्रॉस्परस, लेस वेल्दियर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, है ना। घड़ी साज है जिसको आप वॉच मेकर बोलते हैं, बेकर है, ठीक है, शू मेकर है, मोची, है ना, आर्टिसन है, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, सर्वेंट्स हैं। ये सभी लोग इस क्लब के मेंबर्स थे। लेकिन धीरे धीरे दे बिकेम पॉलिटिकली एक्टिव। रोज मिलते थे, चर्चा करते थे, बात करते थे। इसी क्लब का लीडर था मैक्समिलियन रॉबस्पियर। अमेजिंग कैरेक्टर, बिल्कुल बोल्ड, बोल्ड कैरेक्टर, बोल्ड। अब ये जो क्लब के मेंबर्स थे ना, दे यूज टू वियर, उनका एक खास तरह का पहनावा था। दे यूज टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, पजामे पहनते थे या पैंट पहनते थे जिसपे लंबी लंबी धारियां बनी होती थी। स्ट्रिप्ड, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, फुल लेंथ ट्राउजर्स पहनते थे जिसपे इस तरह से स्ट्रिप्स बनी हुई थी, धारियां बनी हुई थी। ठीक है ना। इसी वजह से जैकबिन्स को कहा जाता था सैनक्यूलॉटीज। सैनक्यूलॉटीज का मतलब दोज विदाउट नी ब्रीचेस, वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं, मतलब हाफ पैंट नहीं पहनते हैं, कैपरी नहीं पहनते हैं, या थ्री फोर्थ पैडल पुशर्स, आप जो भी बोलिए। कोई कैपरी बोलेगा, कोई थ्री फोर्थ बोलेगा, कोई पैडल पुशर बोलेगा, कोई नी ब्रीचेस बोलेगा, वो नहीं पहनते हैं, फुल लेंथ ट्राउजर्स पहनते हैं। इनको कहा गया सेनक्यूलॉटीज। ठीक है ना। और बहुत लोग जैकबिन क्लब में रेड कलर की कैप पहनते थे, दे यूज्ड टू वियर रेड कैप। ठीक है ना। तो एक खास तरह का पहनावा आप देख सकते हैं यहां पर। अब देखिए, लोग नाराज थे, खफा थे। एक तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसी बहुत सारी बातें थी जिससे लोग खुश नहीं थे, खासकर से महिलाएं, विमेन वर नॉट हैप्पी, क्योंकि आउटराइटेडली आपने उनके पॉलिटिकल राइट्स को रिजेक्ट कर दिया, आउटराइटेडली, है ना। अब आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर डिक्लेयर करने की वजह से एक तो पुरुष बिजी हो गए हैं वॉर में, महिलाओं को सब काम संभालना पड़ रहा है, ऊपर से इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ ब्रेड, जिस वजह से महंगाई बढ़ गई। अल्टीमेटली ऑन 10th ऑफ अगस्त, अल्टीमेटली ऑन 10th ऑफ अगस्त, पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ पैलेस ऑफ टॉलरीज। राजा का जो महल था ना, उसके बाहर लोग, महिलाएं इकट्ठा हो गई, गिव अस ब्रेड, गिव अस वर्क, नारेबाजी करती हुई, गिव अस ब्रेड, गिव अस वर्क, इन फ्रंट ऑफ पैलेस ऑफ टॉलरीज। राजा के महल के बाहर इकट्ठा हो गए। राजा रानी ब्रेकफास्ट करके बोले, कहां से आवाज, देखो बाहर, देखा तो महिलाएं खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, लुई 16 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मैरी एंटनी मुर्दाबाद, नारे लग रहे हैं। राजा को घेर लिया, अब पकड़ लिया, और पकड़ के डाल दिया जेल में। फर्क देखना, अभी तक क्या था, फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्क टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यहां तक तो ठीक था। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया तुम किसी काम के नहीं हो। राजा रानी को, अरे वो भैया हमने, अरे तू भी था इधर आ, उठा के डाला जेल में। किंग एंड क्वीन, कौन सोच सकता था यार, देवर इम्प्रिजन, द रॉयल फैमिली वॉज इम्प्रिजन बाय द पीपल देमसेल्व्स। समझ रहे हो। और यहां पर इस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक। ठीक है। ये तय किया गया कि इलेक्शंस होंगे, एंड वोटिंग राइट्स वर गिवन टू ऑल मेन। अभी भी महिलाएं नहीं है, विमेन वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स, ऑल मेन। जो पहले प्रॉब्लम थी ना कि सिर्फ प्रॉपर्टीड मेन को दिया जाएगा, अब ऐसा नहीं था, ऑल मेन।
ऑफ एज 21 ईयर्स, 21 साल से ऊपर की एज। पहले 25 साल थी, अब 21 साल कर दिया। दे वर गिवन राइट टू वोट। और एक सरकार बनाई जिसको कहा नेशनल कन्वेंशन। अ गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड known as National Convention. So from absolute monarch to constitutional monarch and to monarchy was abolished to republic. 21st of September 1792 ये हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया फ्रांस में that monarchy will be abolished and France was declared as a republic. गणतंत्र, कोई राजा नहीं, लोगों का अपना राज। ठीक है ना। राजा रानी जेल में थे, एक दिन भागने की कोशिश करी, उनको पता था लोग मार डालेंगे या जेल में रह जाएंगे, तो दो तीन जो उनके खास मंत्री थे बोले हम भगा देंगे सर आपको, आप निकल जाइए यहाँ से। तो राजा रानी ने कपड़ा बदला। किंग एंड क्वीन देवर ड्रेस्ड लाइक ऑर्डिनरी पीपल और वहां से फरार हो गए। जब फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे वहां पर चार लोग बैठे थे, आग जल रही थी, हाथ ताप रहे थे, और उन्होंने देख लिया कि यार ये कौन है, दीवार कूद के भाग रहा है। बोले आओ देखें। राजा रानी ने वही गलती की। द सेम मिस्टेक वॉज मेड बाय किंग एंड क्वीन विच वॉज मेड बाय सुंदरलाल इन गंगाजल। गंगाजल देखिए ना आपने, तो वहां पर क्या करता है वो, कोर्ट में लेके जाते हैं उसको, ऊपर बुर्का पहनता है, नीचे जूता पहन लेता है, और अजय देवगन देख लेता है कि बुर्का पहने हुए है, नीचे जूता आदमी का पहना हुआ है, पहचान लेता है। द सेम मिस्टेक वॉज मेड बाय किंग। वो चार लोग बैठे थे, बोले आओ देखो कौन है। देखा तो राजा और रानी। अरे बोले बेटा, किंग एंड क्वीन वर सेंटेंस्ड टू डेथ। आपका परिवार परेशानी में है, योर फैमिली इज इन ट्रबल एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ द फैमिली। एज द हेड ऑफ द फैमिली आपकी जिम्मेदारी है कि आप परेशानी के वक्त अपने परिवार को संभालें, खड़े रहें। आप छोड़ के भाग रहे हैं। इफ यू रन अवे व्हेन योर फैमिली इज इन ट्रबल, यू विल लूज द मोरालिटी टू बी कॉल्ड एज हेड ऑफ द फैमिली। फिर परिवार आपकी इज्जत नहीं करेगा अगर आप मुश्किल के समय में छोड़कर भाग जाएंगे। अभी तक तो तुम जैसे भी थे, लोग तुमको अपना राजा और रानी मानते थे। द मोमेंट यू ट्राई टू एस्केप, पीपल लॉस्ट फेथ इन यू कि तुम, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, वॉर चल रहा है और तुम भाग रहे हो देश छोड़ के। लुई 16 एंड मैरी एंटनी। लुई 16 21 जनवरी 1793 एक जगह थी पैलेस डिला कॉन्कॉर्ड, वहां पर पब्लिकली मारा, पब्लिकली। एंड द सेम फेट वाज मेड बाय मेट बाय मैरी एंटनी। मैरी एंटनी का भी यही हाल किया, पब्लिकली मारा सर, पब्लिकली। दे बोथ वर गिलिटिन्ड और सरकार बनी नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन वाज फॉर्म्ड और लीडर था मैक्समिलियन रॉबस्पियर। अब मैक्समिलियन रॉबस्पियर बैठ चुका था ऑन द थ्रोन ऑफ फ्रांस। अब मैक्समिलियन रॉबस्पियर की ना एक बहुत खास पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो ये मान के चलता था कि हर व्यक्ति मेरी बात मानेगा, उसके पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं है। फिर चाहे वो मेरे खुद की पार्टी के लोग क्यों ना हो, मेरे खुद के क्लब के मेंबर्स क्यों ना हो, मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, यू विल बी गिल्टेंड। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है, तो बेसिकली एक सेटअप तैयार किया था डॉक्टर गिलेटिन नाम के आदमी ने। डॉक्टर गिलेटिन नाम के व्यक्ति ने एक इस तरह का एक सेटअप तैयार किया था, जहां पर इस तरह का वुडन फ्रेम था, दो पोल्स थे और बीच में एक ब्लेड था। और इस ब्लेड को
रस्सी से खींचा जाता था। आदमी को नीचे लिटा देते थे और इस रस्सी को छोड़ देते थे, और वो ब्लेड सीधा आदमी के सर को अलग कर देता था। द पर्सन वॉज बिहेडेड। और ये पब्लिकली करते थे, पब्लिकली, अकेले में नहीं। सोचो, क्यों मार रहे हैं पब्लिकली? पब्लिकली क्यों मार रहा है? जब मैं क्लास नाइन्थ में था ना, व्हेन आई वाज इन क्लास नाइन्थ, तो हमारे स्कूल में फिजिक्स के नए टीचर आए। और जनरली स्कूल्स में क्या होता है, जब कोई नया टीचर आता है ना, तो बच्चों की भरपूर कोशिश होती है कि इसको इतना परेशान कर दो कि ये खुद ही भाग जाए। वही हुआ। सबको पता था कि अब जो फिजिक्स का पीरियड है उसमें कोई नया टीचर आने वाला है, जिसे हमने नहीं देखा और उसने हमें नहीं देखा। जैसा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे वैसा बन जाएगा। या तो वो हम पे हावी हो जाएगा या हम उस पे हावी हो जाएंगे। अब वो क्लास में आ गया, और आकर वो जो प्लेटफॉर्म होता है ना, स्टेज जहां पर टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं, वहां खड़े हो गए। हाथ में फिजिक्स की बुक थी, एक हाथ में चौक डस्टर था। बच्चों ने देख भी लिया है, कोई भाव नहीं दे रहा है। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई इसके बाल खींच रहा है, कोई लात खींच रहा है, हाथ मार रहा है, कोई खेल रहा है हवा में, कोई किताबें उछाल रहे हैं, पेपर उछल रहा है। पूरी क्लास को सर्कस बना रखा था, जानबूझकर, कि ये खुद ही घबरा कर भाग जाएगा। वो बेचारे 2 मिनट देखते रहे। उसके बाद 2 बार डस्टर को बेंच पे मारा, किसी ने नहीं सुना। फिर 2 बार आवाज से चिल्लाए, चुप होने के लिए बोला, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने अपनी बुक, चौक, डस्टर सब रखा। वो स्टेज से उतरे, क्लास के लास्ट में गए, और मेरा एक फ्रेंड था, सरदार जी, गजेंद्र सिंह, क्लास नाइन्थ, उसको उठाया और खींच के चांटा मारा। द मोमेंट ही स्लेप्ड, गजेंद्र सिंह, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई एक शब्द नहीं बोला, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों? इट वॉज अ मैसेज फॉर द मासेस, कि बेटा अगर नहीं माने तो अब अगला नंबर तुम्हारा होगा। पब्लिकली, पब्लिकली किलिंग, सबके सामने, डराने के लिए। ऐसी बात नहीं है, रॉबस्पियर ने कुछ अच्छे काम भी किए। जैसे उसने वेजेस और सामान के जो प्राइसेस थे, उनकी मैक्सिमम लिमिट तय कर दी। उसने कहा ब्रेड, मीट, या जो बाकी की जरूरत की चीजें हैं उनकी राशनिंग होगी। यानी कि जरूरत के हिसाब से मिलेगा। अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो उतना मिलेगा, 2 ही लोग हैं तो उतना मिलेगा, ताकि फूड शॉर्टेज ना हो। उसने कहा सामानों के जो प्राइसेस हैं, दे शुड बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। व्हाइट फ्लावर महंगा है, इसकी जगह होल व्हीट फ्लावर यूज करिए, वो सस्ता है। इक्वालिटी की बात भी उसने की, और इक्वालिटी के साथ साथ उसने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात की, जो झूठी थी। एक और बहुत अच्छी बात, फ्रांस के अंदर जो कॉन्सेप्ट था सर और मैडम का, वो उसने खत्म कर दिया, कि आज से, अभी से, देयर विल बी नो सर नो मैडम। हम सभी क्या हैं? फ्रांस के सिटीजन हैं। कोई सर मैडम नहीं है, सब बराबर है, अमीर गरीब कुछ नहीं। चर्चेस को बंद कर दिया, देवर शट डाउन। और चर्च की जो बिल्डिंग थी, उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैरक्स। अच्छे डिसीजन भी लिए, है ना? लेकिन बहुत क्रूर आदमी था। जो भी खड़ा होकर बोला इसके खिलाफ, जो भी, तो भैया वो हमको, हाँ उठाओ, चल चल, ले जाओ बुलेटिन में मारो। पब्लिकली, पब्लिकली, thousands of people were killed by him। 1793 से 94, सर 10 महीने करीब रहा था ये। thousands of people were killed by him। और इस पीरियड को कहा गया रेन ऑफ टेरर। ये रेन मतलब बारिश वाला रेन नहीं है, शासन, आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर। दहशत थी लोगों के अंदर। इसके अपने लोग बोलने से डरते थे कि कब नाराज हो जाए, और नाराज हो गया तो सीधा गर्दन उड़ाएगा भाई। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज को बर्दाश्त करने की हद होती है। एक दिन रॉबस्पियर अपने ऑफिस के बाहर वॉक कर रहा था, फोन पे बात कर रहा था कि हाँ कैसी हो, खाना खाई हो, नहीं खाई हो, अभी अभी हम भी खाएंगे, है ना? लोगों ने देख लिया, और उसके बॉडी गार्ड्स को इशारा कर दिया कि बोलना मत बेटा, तुम्हारी गर्दन काटेंगे। पीपल केम देयर,
बॉडी गार्ड्स भी परेशान थे, उसके खुद के गार्ड्स परेशान थे। कुछ लोग आए, रॉबेस्पियर को कंधे पे उठाया और ले वो कहाँ लेके जाओ प्रभु, चलो। रॉबेस्पियर को उसी गिलेटिन में पब्लिकली गर्दन काट के मारा। जुलाई 1794, रॉबेस्पियर was killed in that same guillotine by the people themselves। लोगों ने खुद ने मारा रॉबेस्पियर को। डरा धमकाकर कब तक रख लोगे लोगों को? इतना मत डराओ किसी को कि डर ही खत्म हो जाए। समझ रहे हो ना? तो ये रॉबेस्पियर, दिस रेन ऑफ टेरर सर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। जितने भी समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड, वेल अवेयर, इंटेलेक्चुअल, सब खत्म। जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर इंटेलेक्चुअल डार्कनेस आ गई। इंटेलेक्चुअल वॉइड वॉज क्रिएटेड। इंटेलेक्चुअल डार्कनेस, अंधकार छा गया फ्रांस में। कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिल रहा है जो अपने राइट्स के बारे में बोल सके। सबको तो मार दिया इसने। इंटेलेक्चुअल डार्कनेस वॉज क्रिएटेड। बट in the midst of this intellectual darkness, a man came out with a lamp in his hand. A man with a short height but huge stature. A man with horse in one hand and sword in another. Boys and girls, ladies and gentlemen, please welcome one of the most amazing character in the history of not just France but the entire mankind. Of course, I am talking about Napoleon Bonaparte. ये शुरुआत थी इस आदमी की एंट्री की। देखो, जैसे ही रॉबेस्पियर मरा, जैकबिन गवर्नमेंट का फॉल डाउन हुआ, तो ये तय किया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वापस से नॉन प्रॉपर्टीड मैन को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या हुआ, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी, कि हम लोग दो काउंसिल्स बनाएंगे, जैसे इंडिया में भी है, वी हैव लोकसभा राज्यसभा। हम लोग दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे और एक डायरेक्टरी होगी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी बनाई। तो लॉज को बनाने के लिए दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जैसे इंडिया में होती है लोकसभा राज्यसभा, और इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है, राजा तो है नहीं, अब रॉबेस्पियर भी नहीं है, तो एक डायरेक्टरी बना दी 5 मेंबर्स की। क्यों? क्योंकि रॉबेस्पियर जब अकेला था तो वो डिक्टेटर बन गया था। तो इस बार 5 लोग रखे कि तुम 5 मंत्री हो, तुम मिलकर चलाओ फ्रांस को। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, तो वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। डायरेक्टरी के बीच में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच में अक्सर क्लैशेस होते थे। मतलब पूरे फ्रांस में इंटेलेक्चुअल डार्कनेस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ये जो सारी कंडीशंस थी ना, they all paved a way for the rise of one and only नेपोलियन बोनापार्ट। ये वो आदमी था जिसमें अकेले में इतनी हिम्मत थी कि पूरा यूरोप जीत लिया और फ्रांस को एक महान देश फिर से बना दिया। सो बेटा जी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आने वाले लेक्चर में ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट चेंज्ड एंड फ्यू पॉइंट्स ऑफ द रूल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत डिटेल में तो नहीं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझेंगे द रोल ऑफ विमेन इन द रेवोल्यूशन। और ऑफ कोर्स हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस तरह से इस रेवोल्यूशन ने फ्रांस के ऊपर या फ्रांस के लोगों के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट किया। और हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में टू रैप अप दिस चैप्टर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टिल देन, आई रियली होप दैट यू ऑल गाइज विल डू ग्रेट। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। दिस वाज शुभम गुप्ता signing off. I'll take a leave. Have a great time. Bye bye. See you soon. Sayonara.